नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी इस वक्त आप सुन रहे हैं और शिक्षा का पहिया कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली, जो कि गणित के प्रोफेसर हैं एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में, और पिछले कई साल आपने पहाड़ में अपनी सेवाएं दी हैं, द्वाराहाट में, और बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही हेल्पफुल प्रोफेसर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध गणितज्ञ हरीश चंद्रा जी के बारे में, जिनका जन्म दिवस अभी अक्टूबर माह में ही गया है। तो उनको जानते हैं, उनके काम को जानते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। जैसे कुछ गुणाकार मूल्य, कुछ नाम तो हम लोग बड़े पॉपुलर होते हैं गणित में या विज्ञान के फील्ड में, लेकिन हरीश चंद्रा नाम मुझे लगता है कि बहुत कम ही हमारे श्रोताओं ने सुना होगा। तो हम चाहते हैं कि इस अननोन नाम को आप तमाम लोगों तक पहुंचाएं। वास्तव में हरीश चंद्रा जी का जितना गणितीय योगदान रहा है, उसके मुकाबले भारतीय विद्यार्थी उन्हें कम जानते हैं। आप इस बात को ऐसे समझिएगा, हम अगर आधुनिक भारतीय गणितज्ञों की बात करें आधुनिक दौर के, तो श्रीनिवास रामानुजन को हम सर्वश्रेष्ठ भारतीय गणितज्ञ मानते हैं। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों में आर्यभट्ट काफी बड़ा नाम रहा, और भी बहुत सारे हैं। केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स काफी बड़ा रहा। तो मतलब एक बड़ी परंपरा रही है भारतीय गणितज्ञों की भी। लेकिन जब आधुनिक भारतीय गणित की बात आती है तो श्रीनिवास रामानुजन ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जी सर, हम आधुनिक को कहाँ से शुरू करेंगे? आधुनिक को हम लियोनार्ड ऑयलर के दौर से जानते हैं। ये स्विट्जरलैंड के गणितज्ञ रहे। मतलब वो ऑयलर का इतना काम है कि आप हैरान रहेंगे कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इतना काम शायद कैसे कर पाता होगा। ऑयलर साहब का जितना भी काम रहा है गणित के तौर पर, ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया ने उसके 100 वॉल्यूम निकाले, बड़े बड़े, मतलब हर एक वॉल्यूम पूरी रामायण की तरह मोटी किताब है। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स कहा जाता है ऑयलर साहब को। तो ये क्या 18वीं सदी है? 16वीं सदी में। अच्छा। तो रामानुजन को तो हम मानते ही हैं, और विश्व इतिहास में तो खैर 8 से शानदार 8 हुए हैं। कभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे, कुछ प्रमुख गणितज्ञों पर हम एक सीरीज की तरह बात कर सकते हैं। आज हम हरीश चंद्रा पे इसलिए बात कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है, लेकिन मेरी नज़र में अगर रामानुजन साहब के बाद किसी गणितज्ञ को रखा जाना चाहिए, जो भारतीय गणितज्ञ को, तो वो हरीश चंद्रा है। क्या बात है। तो मुझे लगा कि हाँ, इनको जाना, इनके काम को जानना, पहचानना। कॉलेज में अगर अवेयरनेस पहला स्टेप होता है, हम पहले जाने तो सही, उसके बाद उसके काम को सराहें, और फिर तीसरा स्टेप है हम उस तरफ आगे बढ़ें। हम अपने रोल मॉडल भी फिर बनाएंगे जब हमें मालूम होगा। तो हरिश्चंद्र मेहरोत्रा हुए ये जी। तो 11 अक्टूबर 1923 को कानपुर में पैदा हुए, एक सामान्य परिवार में, और कानपुर से ही इनकी 12वीं तक की शिक्षा रही। फिर ये गए इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का काफी सम्मान था, आज के मुकाबले ज्यादा सम्मान था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएससी और एमएससी किया। उसके बाद कुछ समय तक सीवी रमन सर के साथ आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भी काम किया, और इनकी इच्छा थी कि 20वीं सदी के महानतम क्वांटम वैज्ञानिक PAM डिराक के अंडर PhD करें। डिराक साहब 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं फिजिक्स में, और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो सीवी रमन साहब की रिकमेंडेशन हुई, तो उस आधार पर 1943 के आसपास हरीश चंद्रा को एडमिशन मिला कैम्ब्रिज में PhD करने के लिए, डिराक साहब के अंडर। अच्छा। तो जब PhD करने की शुरुआत आई तो क्वांटम के साथ एक थोड़ा सा ये दिक्कत है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसमें मैथमेटिक्स बहुत डोमिनेट करती है, बहुत ज्यादा मैथ्स लगती है। तो हरीश चंद्रा की जो भारतीय बैकग्राउंड रही वो थोड़ा सा दिक्कत रही, उनको परेशानी हुई गणित में। तो इनके जो सुपरवाइजर थे डिराक, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ मैथमेटिक्स का एक कोर्स लॉन्च हुआ है 6 महीने का अलजेब्रा में, आप वो कर लो, शायद आपकी समझ बेहतर हो जाए, और उसके बाद PhD करते हैं आराम से, पहले मैथ समझ लो। तो वो फिजिक्स में करने गए थे? हाँ, वो फिजिक्स में करने गए थे। तो उसमें मैथ्स के टूल सीखने के लिए 6 महीने का एक कोर्स उन्होंने शुरू किया। तो 6 महीने के बाद एक दिन हरीश चंद्रा ने कहा कि सर, अब मैथ्स में बहुत मजा आ रहा है, अब मैं मैथ्स में ही PhD करूंगा। क्या बात है। अब मैं फिजिक्स में नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं मैथ्स में चाह रहा हूँ।
और ये फ्रीडम वहाँ पर थी कि अगर हाँ, आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहें? देखिए ये एक ओपन माइंडेड जो सिस्टम हो सभी क्या लोगों का। बिल्कुल। आप देखिए कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सामने जब ये मुद्दा आया तो उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एमएससी फिजिक्स किया है और अब आप मैथ्स में पीएचडी करना चाहते हैं, आपको रिसर्च करनी है, कुछ रिसर्च पेपर आपको ही पब्लिश करने हैं, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मजेदार बात ये थी कि हम सुपरवाइजर भी चेंज नहीं करेंगे। क्या बात है। पीएचडी सुपरवाइजर डिराट साहब ही रहेंगे। अच्छा, अब आप करो। तो हरीश चंद्रा ने क्या बात है। डिराट के अंडर ही पीएचडी की मैथ्स में की, जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर थे। अब आप सोचिए फ्लेक्सिबिलिटी लेवल भी समझिए उस दौर में भी। हम तो इसी में अड़े रहते थे, तुमने एमएससी फिजिक्स किया है तो मैथ्स में तुम कर ही नहीं सकते, हम मान ही नहीं सकते कि तुम कर भी सकते हो। जी हाँ, लकीर के फकीर बनने वाली स्थिति है बहुत ज्यादा। और हरीश चंद्रा ने जो ही ये काम 1947 के आसपास पूरा किया तो ये प्रिंसटन चले गए। प्रिंसटन अमेरिकन विश्वविद्यालय है और गणित के क्षेत्र में प्रिंसटन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक है। और फिर तो उनका जो काम है लगभग अगले 40 साल तक, मतलब अगले इतना शानदार काम है उनका। उसके बाद मैंने वो काम डीएसबी कैंपस नैनीताल में मैथ्स डिपार्टमेंट में देखा, वहाँ पूरा रखा है सर का काम हार्ड बाइंड करके अलग अलग। और इनका ली अलजेब्रा है, अलजेब्रा की ही एक ब्रांच है एडवांस, और उसका काफ़ी एप्लीकेशन फिजिक्स में भी होता है। तो सर का इतना शानदार काम था तो मैं खुद जब नैनीताल में था उस दौरान ही परिचित हो पाया इनके काम से, और तब लगा कि इस आदमी का सम्मान तो होना चाहिए। और इस दौरान एक बड़ी मज़ेदार घटना मुझे याद आती है जो मुझे लगता है अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर करनी चाहिए। पाउली का नाम हमारे बच्चों ने सुना होता है। पाउली नोबेल पुरस्कार विजेता थे शायद 1945 के आसपास, मैं गलत हो सकता हूँ, ये साल एक दो आगे पीछे हो सकता है। पाउली को नोबेल पुरस्कार मिला था। पाउली लेक्चर दे रहे थे वहीं कैम्ब्रिज में ही, और एज अ रिसर्च स्कॉलर हरीश चंद्रा भी बैठे थे। और लेक्चर के दौरान हरीश चंद्रा ने पाउली की एक गलती पकड़ी तो हरीश चंद्रा खड़े हुए और उन्होंने बताया कि सर यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद गलत है कुछ, आपका जो बताना है इसमें, बाकी ठीक है एक गलती। और पाउली ने ध्यान से देखा, फिर ऑब्जर्व किया, फिर रिकैलकुलेट किया और फिर एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं गलत था। एक नोबेल पुरस्कार विजेता को सबके सामने टोकना इतना आसान नहीं है। हरीश चंद्रा ने ये किया, पाउली ने उसको एक्सेप्ट किया और सबके सामने पूरी क्लास में हरीश चंद्रा को अप्रिशिएट किया। उसके बाद लंच पे इनवाइट किया और उसके बाद बाकी की जिंदगी में पाउली और हरीश चंद्रा बहुत अच्छे दोस्त बने रहे। क्या भारतीय संदर्भ में आप सोचते हैं ऐसा कि आप किसी कोई छात्र किसी बड़े दिग्गज को टोक दे और उसके बाद फिर ऐसा हो पाए? बड़ा मुश्किल है, होगा, कुछ लोग होंगे, लेकिन इतनी उदारता हम अधिकतर लोगों से उम्मीद नहीं करते। तो सर हरीश चंद्र जी का पूरा जीवन कहाँ बीता? क्या वो अमेरिका में ही रहे? जी हाँ, उनकी पत्नी महाराष्ट्रियन थी, ललिता काले मैम, और 2 बेटियां उनकी रहीं, लेकिन वो बेसिकली प्रिंसटन में ही रहे और कुछ समय कोलंबिया भी गए, मतलब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में ही थोड़ा रहा। पुरस्कार क्या क्या उनको मिले? उनको गणित के क्षेत्र में फील्ड मेडल तो नहीं मिल पाया था, लेकिन कोल प्राइज उनको मिला था, एक बड़ा सम्मान है। और अलजेब्रा के क्षेत्र में भारत की ओर से रामानुजन पुरस्कार भी उन्हें मिला था। तो बहरहाल उनके काम की जो रेपुटेशन है, जो डेप्थ है, वो इनक्रेडिबल है, मतलब वो वाकई शानदार है। उसे क्या दुनिया मानती है, मतलब वही पूछ रही हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि उसको हम श्रीनिवासन के बाद दूसरे नंबर पे पायदान पे मैं रखना चाहूंगा, तो ये महत्ता उनको क्या मिल पाई? हाँ हाँ, ये सम्मान मिला। और भारत सरकार ने भी उनके नाम पर इलाहाबाद में एक बड़ा रिसर्च सेंटर खोला, हरीश चंद्रा, HRI इलाहाबाद कहते हैं, हरीश चंद्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ अलजेब्रा पर और थ्योरेटिकल फिजिक्स पर अगर किसी बच्चे को रिसर्च करनी हो तो भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक HRI इलाहाबाद भी है। अच्छा जी। तो आपने काफ़ी अच्छे से बड़ा सुंदर सा परिचय दिया है। तो आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि सर इस तरह के जो भी साइंटिस्ट, अक्सर होता है कि ब्रेन ड्रेन है भाई, आपको बौद्धिक, उसके लिए आपको जाना ही पड़ता है बाहर। तो हमारे तमाम सारे अन्य देशों से भी, चाइना से, भारत से जो भी साइंटिस्ट बाहर जाते हैं अन्य देशों में, तो वो उनका अपनी कंट्री के लिए फिर किस तरह से योगदान रहता है? क्या वो मतलब सीरियसली अपने देश के बारे में भी सोच पाते हैं कि हमारा देश यार आज रिसर्च में इतना पिछड़ा है तो हम उसको थोड़ा मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं? तो ऐसा कुछ क्या रहता है सर ट्रेंड?
यहाँ पर ना भारतीयों की सोच में और चाइनीज, आपने बोला चाइनीज की सोच में मुझे एक फंडामेंटल डिफरेंस दिखता है। आप गौर करिएगा, हमारे यहाँ लोग अपने बच्चों को अब्रॉड भेजना चाहते हैं, जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं, और बेसिकली उनका उद्देश्य भी यही होता है कि वो किसी तरह वहीं पढ़ें और वहीं सेटल हो। मतलब शायद ही लोग सोचते हों कि फिर वो यहाँ आए, बहुत कम लोग होंगे ऐसा। वो एक उपलब्धि और के तौर पर हाँ, मानते उपलब्धि हैं के कि तौर पर भी है, और फिर बड़े देश में कहीं यूरोप में, अमेरिका में, किसी वेल डेवलप्ड कंट्री में अगर उनके बच्चे सेटल हों तो सामाजिक तौर पर भी वो मानते हैं कि बड़ी उपलब्धि हो गई, उसको वो बताते और जताते भी हैं। भारतीय लोग यूरोप में, अमेरिका में आपने देखा होगा बहुत सफल है। आज भी अप्रवासी भारतीय जो अमेरिका में है काफ़ी डोमिनेट करते हैं। आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े पदों में बहुत सारे नाम आपको मालूम होंगे। कुछ लोगों ने योगदान व्यक्तिगत किया भी होगा, लेकिन ओवरऑल अगर पूरी पिक्चर देखें तो बड़ी निराशाजनक लगता है। मतलब मुझे निराशाजनक लगता है कि एक ब्रॉड इतना ह्यूज लोग गए तो सही, लेकिन उनकी ओर से भारत में ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया। कई फैक्टर हो सकते हैं, हो सकता है भारत की ब्यूरोक्रेसी ने सपोर्ट ना किया हो, या सरकारों का सहयोग भी ना मिला हो, या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला हो जिसके साथ वो काम कर सकें। कमियां और भी हो सकती हैं। अगर मैं ओवरऑल चाइनीज को देखता हूँ ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाइनीज बड़ी संख्या में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में गए, पढ़ने गए, सीखने गए, और कुछ लोग तो वहां भी रहे और कुछ लोग वापस अपने देश लौटे, और उन लोगों ने पूरा स्टेम का ढांचा खड़ा किया। स्टेम का मतलब STEM, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम बोलते हैं हम लोग उसे। तो स्टेम प्रोग्राम में उन लोगों ने चाइना में ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स खड़े किए। जो लोग सीख के आए, ये तो अच्छी बात है कि आप सीखने बाहर गए, फिर आपने अपने देश में काम शुरू किया, इंस्टीट्यूट खड़े किए, उन्हें सरकारों ने भी सहयोग किया, और एक बड़ी संख्या में जो चाइनीज लोग बाहर थे उन्होंने भी किया। अगर वो डायरेक्टली नहीं आ सकते तो उन्हें पैसे के थ्रू किया, या साल में अगर कुछ समय आ जाए तो कुछ दिन के लिए लेक्चर दे गए। तो इस तरह से चाइनीज ने अपने देश के साथ रिश्ता ज्यादा बेहतर बनाए रखा, उसका फायदा भी दिखता है। आज चाइना की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्तर है वो बहुत ही बेहतरीन है, मतलब इंस्पायरिंग है, हमें सीखना चाहिए। हम नहीं कर पा रहे हैं। हम ग्राउंड लेवल रियलिटीज को देखिए तो सही, विद्यालयों में साइंस जिस दौर में आपने मैंने पढ़ी उससे भी खराब हालत में दिखती है मुझे। और मतलब ये कई बार मुझे महसूस होता है मन ही मन कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। कि सरकारों की उदासीनता तो है, लेकिन हमारे प्रयास भी कोई बहुत बेहतर नहीं हो पाए। कि मैं अगर विश्वसनीयता के साथ यहाँ पर उस पैसे का जो मेरे साथी बाहर से भेजें, मैं साइंस का कोई प्रोग्राम खड़ा करूँ, ये विश्वसनीयता तो मुझे बनानी पड़ेगी ना। अगर उस पैसे से मैंने व्यक्तिगत लाभ उठा लिया तो चाइनीज ने यहाँ पर ज्यादा बेहतर काम किया। मतलब हमें सीखना चाहिए, हमारे साथी शायद उतना नहीं कर पाए। मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ अब कर पाए हम मिलजुल के, थोड़ा सरकारों का सहयोग हो, थोड़ा समाज का सहयोग हो, कुछ जो लोग यहाँ हैं बाहर हैं, क्या पता हम तस्वीर में थोड़ा कुछ रंग भर पाए। वो लोग यहाँ नहीं भी आ पाए तो यहाँ पे एक ऐसा ढांचा खड़ा हो जाए, यहाँ पे एक ऐसी वॉलंटियर्स की टीम, या ऐसी जो गणित से जुड़े हुए जो लोग हैं, या और भी साइंस से जुड़े हुए, जी बिल्कुल, वो लोग मोटिवेट एटलीस्ट हो जाए ना। हाँ मैम, किया जा सकता है काम। अल्टीमेटली आज हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं ना, जब ग्लोबल विलेज में हैं तो दूरियां जो हैं वो जियोग्राफिकल है ही नहीं, मैटर नहीं करती। जो लोग कभी कभी आ सकते हैं वो आए और अपने ज्ञान से हमारे बच्चों को समृद्ध करें, हमें भी समृद्ध करें। जो कभी नहीं आ पा रहे हैं वो फंडिंग करें, और इस तरह से हमें ढांचा खड़ा करें कि कुछ कर पाएं। मतलब ये टसमसाहट है, कब पूरी कर पाएंगे मुझे भी नहीं पता, प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये एपिसोड हम लोग आगे को जारी रखेंगे, और अगले एपिसोड में हम इस पर भी बात कर सकते हैं कि भारत में कितने संस्थान हैं गणित के जो अभी रिसर्च पर काम कर रहे हैं। हाँ मैम, मुझे लगता है हमारे सब्जेक्ट में एक दिक्कत है जी, नॉन ग्लैमरस है। आप समझ रही होंगी, गणित का जो सेंटर है वो नॉन ग्लैमरस है। मैं अपनी बात समाप्त करने के लिए छोटा सा उदाहरण दूंगा। पुणे में एक संस्थान है भास्कराचार्य प्रतिष्ठान, शायद अगली बातचीत में विस्तार से बताऊंगा। और मैं पुणे रेलवे स्टेशन पे उतरा, मैंने कितने ऑटो वालों से पूछा मुझे भास्कराचार्य प्रतिष्ठान जाना है, किसी को भी समझ में नहीं आया कि जाना कहाँ है। अच्छा। मैंने फोन मिलाया भास्कराचार्य प्रतिष्ठान वालों को कि भाई कहाँ पर आना है यार, बता दो। ऑटो वालों को तो समझ ही नहीं आ रहा है।
तो उन्होंने कहा कि सर ये मत कहिए, आप कहिए FTII पुणे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके नजदीक में। FTII पे ऑटो वाले आपको छोड़ जाएंगे, उसके बगल की गली में अंदर आ जाइएगा, मैथ्स इंस्टीट्यूट है। तो अब आप समझ रहे होंगे पुणे जैसे शहर में, तो मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो उसका जो काम डायरेक्टली कम दिखता है लोगों को, तो नॉन ग्लैमरस है, लेकिन बहुत बेहतरीन एक सब्जेक्ट है। और मुझे लगता है अगली बातचीत में मुझे अपने देश के जो प्रमुख गणित संस्थान हैं और उनमें क्या कोर्सेज चलते हैं, किन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज है, किस स्तर पर हैं, क्या हमारे सारे बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम इन पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। एक प्यारा सा नाम इस कार्यक्रम का आप रखिएगा ताकि गणित को हम जन जन तक पहुंचा सकें, बड़ी प्रयास करेंगे मैम जी, बिल्कुल। जो तमाम टैबू या जो भय है एक लोगों में, उस भय को दूर करना है। तो ये श्रृंखला दोस्तों आप सबके लिए लेकर आएंगे। आज पहले एपिसोड में हमने बात की है, हरीशचंद्र जी पर बात हुई, बहुत अच्छे से सिजवाली जी समझाते हैं ताकि एक आम आदमी भी गणित को समझ सके। तो बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी इतना वक्त देने के लिए। धन्यवाद मैम, आपका भी। जी। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आप सबका भी, इस कार्यक्रम में आप अंत तक हमारे साथ बने रहे, हमारा मनोबल आपने बढ़ाया। तो आपका फीडबैक भी हमें जरूर चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज मुनस्यारी में हैं, कहीं चमोली में हैं या देश के किसी और अन्य हिस्से में हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली जी के साथ मैं अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।